नमस्कार दोस्तों, अंकुश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें आज का टॉपिक है साइंस। और साइंस के अति महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर आया हूं मैं। आइए और स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति तो किस शब्द से हुई है। तो आप बता देंगे रसायन विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो है कीमिया शब्द। कौन सा शब्द है? कीमिया। जो कीमिया शब्द है इसका अर्थ होता है काला रंग। कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है तो आप बता देंगे काला रंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम विकास कहां पर हुआ। तो आप बता देंगे इसका जो विकास हुआ था सर्वप्रथम वो मिस्र में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो मिस्र में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता, जिनको हम रसायन विज्ञान का जनक मानते हैं, क्या नाम है उनका? तो आप बता देंगे लेवेसिए। ठीक है, ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में क्या पाया जाता है। तो प्रकृति में वो पदार्थ जो तीनों अवस्थाओं में मिलता है वो है हमारा जल। कौन है? तो वो जल है। और जल का आप सूत्र जानते हो कि जल होता है H2O। क्या होता है? H2O। अगर पूछा जाता है कि जल का सूत्र क्या है तो H2O होता है। सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है तो आप बता देंगे कि सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। क्या होता है? हीरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हीरा क्या होता है। तो हीरा क्या है तो आप बता देंगे कि हीरा एक तत्व है। क्या है? तत्व। क्योंकि एक कार्बन का एक अपर रूप होता है, तो हीरा एक तत्व है। और किसका अपर रूप होता है? कार्बन का होता है। बारूद क्या होता है? तो बारूद होता है मिश्रण होता है। बारूद क्या होता है? मिश्रण होता है। और जल क्या है? तो जल एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है तो वो होता है 1:8। तो जो निश्चित अनुपातों में मिलाने पर बने हों वो यौगिक होते हैं। तो जल जो है वो यौगिक होता है। और मिश्रण का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। जैसे बारूद में किसी तत्व का निश्चित अनुपात नहीं होता और जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित होता है। तो जल एक यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आता है कि वह गुण जिससे कोई पदार्थ चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। माने पदार्थ का वह गुण जिससे कोई पदार्थ क्या हो? चादर के रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। कौन सा गुण होता है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता कौन सा गुण होता है? तो आघात वर्धनीयता होता है। वह गुण जिससे कोई पदार्थ चादर के रूप में परिवर्तित होता है उसे कहते हैं आघात, थोड़ा सा आघात वर्धनीयता गलत लिख दिया है, सॉरी। चलिए यहां लिखते हैं। तो आघात वर्धनीयता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो याद रखिए 0 डिग्री होता है। और जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इसे भी याद रखिए कि ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है और ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पदार्थों का पतले तार में परिवर्तित होने वाला गुण क्या है। वह गुण जिससे पदार्थ पतले तारों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह गुण कहलाता है तन्यता। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस से द्रव में बदलना। तो यह कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अब आता है कि द्रव का गैस में परिवर्तन। तो जो द्रव है अगर वो गैस में बदल रहा है तो उसका हो रहा है वाष्पन। आप ध्यान रखिए, इसको वाष्पन कहेंगे, वाष्पन। लेकिन अगर कहा जाए कि द्रव का उबलना कौन सी क्रिया है तो आप बता देंगे कि जो द्रव का उबलना है वो क्वथन की क्रिया है। द्रव का गैस में परिवर्तन जो है ये वाष्पन है और द्रव का जो उबलना है वो क्वथन है। ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस अगर है और वो द्रव में बदल रहा है तो कौन सी क्रिया कर रहा है?
गलन की क्रिया कर रहा है, अर्थात वो गल रहा है। फ्यूज तार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फ्यूज तार बना होता है, किसका बना होता है फ्यूज तार? तो पीबी प्लस एसएन का बना होता है, पीबी प्लस एसएन, अर्थात सीसा और टिन, सीसा और टिन का, सीसा प्लस टिन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। और आप यहां देख रहे हैं प्लाज्मा में कितने अक्षर हैं? तो प्लाज्मा में भी 4 अक्षर है, पा है, ला है, जा है और मा, तो प्लाज्मा में 4 अक्षर। ठीक, तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आता है कि वायु यौगिक है या मिश्रण? तो वायु क्या है? तो वायु यौगिक है या मिश्रण? तो वायु मिश्रण है, क्योंकि वायु में नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कई गैसें पाई जाती हैं, तो इसलिए ये क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रोल्ड गोल्ड में कौन सी धातुएं होती हैं? तो रोल्ड गोल्ड में कौन सी धातुएं होती हैं? तो आप याद रखिए कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम, माने तांबा और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं होती हैं। अब अगला प्रश्न आपका बनता है कि पारा और ब्रोमीन हैं, तो क्या है? पारा और ब्रोमीन ऐसे तत्व हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था वाले धातु एवं अधातु। इसमें धातु कौन है? द्रव अवस्था वाली धातु कौन सी है? पारा है। और द्रव अवस्था वाली अधातु कौन सी है? तो आप बता देंगे कि ब्रोमीन है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ऊष्मा के कुचालक, तो ऊष्मा के जो कुचालक होते हैं वे होती हैं अधातुएं। कौन होती हैं? अधातु। तो जो अधातुएं होती हैं वह ऊष्मा की कुचालक होती हैं, तो याद रखिए अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अब एक अपवाद है कि अधातुओं में वो कौन सी अधातु है जो ऊष्मा की सुचालक है? तो आप अपवाद याद रखिए, इसका क्या है? इसका जो अपवाद है वो है कार्बन का ही एक अपर रूप, कार्बन का ही एक अपर रूप है जो, सॉरी थोड़ा सा यहां गलत हो रहा है, ऊष्मा की जो कुचालक होती हैं वो अधातुएं होती हैं, और ऊष्मा की विद्युत की जो सुचालक होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं? धातुएं होती हैं। और विद्युत की सुचालक में अधातु कौन सी आती है? विद्युत सुचालक में अधातु, ये ध्यान रखिए, विद्युत सुचालक में अधातु। विद्युत सुचालक अधातु, तो ये होती है हमारी कौन सी? तो आप याद रखेंगे ग्रेफाइट। कौन सी होती है? ग्रेफाइट। थोड़ा सा ध्यान से उतर गया, ग्रेफाइट। ठीक है, तो ऊष्मा की कुचालक कौन सी होती है? तो आप बता देंगे अधातुएं, और विद्युत सुचालक में अधातु जो आती है वो ग्रेफाइट होती है, और धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती है। अमलगम होता है, अमलगम क्या होता है? मिश्र धातु। क्या होता है? मिश्र धातु। अमलगम मिश्र धातु होता है। ठीक है, मिश्र धातु होता है, लेकिन इसमें पाया क्या जाता है? मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। ठीक है, इसमें पारा धातु होती है। तो आप याद रखिए कि अमलगम होता है मिश्र धातु जिसमें पाया जाता है क्या? पारा। ठीक है,
परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो आप ध्यान रखिए, परमाणु सिद्धांत दिया डाल्टन ने। किसने दिया? डाल्टन ने। अब आता है कि प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? तो आप बता देंगे धनावेश होता है। कैसा होता है? धनावेश। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? तो धनावेश होता है। मैं आपका कम से कम समय लेना चाहता हूं, इसीलिए इधर उधर की ना बातें करके आपको सीधे टॉपिक पर लेकर चलता हूं। परमाणु पर आवेश होता है धनावेश, और इसका जो मान होता है वो प्लस लगा दीजिए, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसकी मात्रा होती है। अब आता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है। तो आप बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है। कैसा होता है? ऋणावेश। ऋणावेश होता है। और जो हमने प्रोटॉन का आवेश लिखा है उसी में हमको क्या करना है? माइनस लगा देना है। ठीक है, तो यहां हो गया -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक जो है वो कूलाम होता है। अब आता है कि न्यूट्रॉन कण है। कैसा न्यूट्रॉन कण है? ये विद्युत उदासीन कण होता है। कैसा होता है? तो आप लिख देंगे कि ये विद्युत उदासीन, विद्युत उदासीन, विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? विद्युत उदासीन। एक अस्थायी कण, एक अस्थायी कण कौन सा है? तो आप बता देंगे कि एक अस्थायी कण जो है वो न्यूट्रॉन ही है। कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है। और न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है कि नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियस क्या होते हैं? तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। और पॉजिट्रॉन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन क्या है। तो आप बता देंगे कि पॉजिट्रॉन धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो आप याद रखिए, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है एंडरसन। कौन है? एंडरसन। ठीक है, ये सब वही प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो एनटीपीसी, रेलवे या सुपर डेट, यूपी डेट या सीटेट उनमें पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो आप बता देंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? क्या है? हाइड्रोजन। और इसका कौन सा वो समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आप बता देंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1H1। 1H1 जिसको हम प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटियम। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो आप लिख दीजिए C12। ठीक है, कार्बन 12। कार्बन 12 जो है वो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। ठीक है, क्या है? कार्बन 12। C12 जो है ये परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? तो ध्यान रखिए, डी ब्रॉगली। किसने किया? डी ब्रॉगली ने किया। कौन से वैज्ञानिक थे? डी ब्रॉगली। इन्होंने क्या खोजा? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 8 इलेक्ट्रॉनों के समूह को कहते क्या है? तो 8 इलेक्ट्रॉनों का समूह जो है वो अष्टक कहलाता है। क्या कहलाता है? अष्टक। 8 इलेक्ट्रॉनों का जो समूह है वो अष्टक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, परमाणु का भाग नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए इसको। कौन सा भाग नहीं होता? फोटॉन। फोटॉन जो है वो परमाणु का भाग नहीं होता है। परमाणु का भाग नहीं होता है। अब आता है कि सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सोडियम आयन का। किसका? सोडियम आयन का। यहां पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना पूछकर सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया। सोडियम आयन अर्थात सोडियम को यहां पर हम नोट करते हैं, और सोडियम के पास टोटल
11 परमाणु क्रमांक होता है। और ये जब आयन बनता है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये परमाणु क्या है, परमाणु। लेकिन जब इसे आयन हमें बनाना होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर Na+। Na+ जब बनेगा तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो होगा हमारे पास 2 और 8। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ना कि सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान रखिए इसको। ठीक है, तो 2 8। अगर यही पूछता है कि सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा तो 2 8 और 1 होता है। यक्स किरणों की खोज किसने की? तो यक्स किरणों की खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने। किसने? रॉन्टजन ने किया। ठीक है, एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो एक ट्रिक हमने आपको लिखवाई है, रिट परा है अब हरा है। तो रिटर किसने किया था? रिटर ने खोज किया था। ठीक है, और अवरक्त किरणों की खोज किया किसने की? तो अब हरा है, हर्सेल ने अवरक्त किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित किरणें। कोबाल्ट 60 जो है उसका उपयोग कहां पर होता है? तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि कैंसर उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि कैंसर उपचार में गामा किरणों का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित किरणें कौन सी हैं? तो आप बता देंगे कि गामा किरणें। कोबाल्ट 60 से गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। कौन सी किरणें? गामा किरणें। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? तो मैंने एक ट्रिक लिखवाई है आपको, नारी मंदक भारी जल। तो नारी से नाभिकीय और री से रिएक्टर, नारी मंदक, और ये मंदक हो गया। और भारी जल, भारी जल माने D2O। तो D2O जो है ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। कैसी लगी हमारी आज की क्लास आपको? आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद है। लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।